हेलो एवरीवन। सो ये है हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 34। ठीक है, कल हमने हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 33 किया, जिसमें कि हमने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम उस पार्ट 1 को थोड़ा रिवाइज़ करेंगे, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था प्रिजर्वेशन बताया था। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को, अगर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जब आप कर रहे हो तो कौन से क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप में होता है, कौन से लॉस जो होता है वो कौन से वेजिटेबल क्रॉप में है, कौन से फ्रूट क्रॉप में होता है। जैसे वेजिटेबल क्रॉप में जो होता है कॉलीफ्लावर में उसका लॉस देखा जाता है। फिर पपाया में, फ्रूट क्रॉप में पपाया में उसका लॉस देखा जाता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से ना हो तो हमें कितना लॉस फ्रूट एंड वेजिटेबल को मिला के जो देखना पड़ता है, कितना 20 to 30% देखना पड़ता है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रिजर्वेशन में ये देखा था कि प्रिजर्वेशन का काम क्या होता है। ये माइक्रोबियल प्रोसेस को कैसे स्लो करता है। ठीक है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो होती है उन्हें स्लो डाउन करना इसका काम होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इसका टॉपिक आता है प्रिजर्वेशन का पीलिंग। पीलिंग में भी हमने कल पढ़ा कैसे पीलिंग मतलब माइक्रोबियल प्रोसेस जो होती है उसकी जो प्रोसेस में जो जैसे पीलिंग है, ब्लांचिंग है, ब्राउनिंग है, ये सब जो प्रोसेस आती है ये सब को हमने कल पढ़ा था। जैसे पीलिंग दिखाया मैंने आप लोग को पढ़ाया, रिमूवल ऑफ आउटर लेयर। तो पीलिंग भी कितने प्रकार से की जाती है। एक हैंड पीलिंग की जाती है, जैसे मतलब हाथ में छुरी लेके आप छील रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में स्टीम पीलिंग की जाती है। ठीक है, स्टीम पीलिंग कैसे की जाती है मैंने वो भी आप लोगों को बताया था। कैसे मतलब भाप में पका के, जैसे आलू टोमेटो को कैसे हल्के पानी में भाप में पकाया जाता है। ठीक है, स्टीम पीलिंग किया जाता है। जैसे कि आप लोग जब मोमोज़ बनाते हो, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग मोमोज़ बनाते हो तो मोमोज़ को आप लोग क्या करते हो, नीचे नीचे लोअर सरफेस पे पानी उबलते रहता है। ठीक है, ऊपर प्लेट में मोमोज़ रहते हैं, वो भी जिन वून प्लेट्स में जिनमें छिद्र होते हैं। तो उसी सेम प्रकार से पोटैटो एंड टोमेटो को भी स्टीम किया जाता है, उसे स्टीम प्रोसेस कहते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं स्टीम मोमोज़, तो वैसे ही इसे स्टीम प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, फिर होती है मैकेनिकल पीलिंग। मैकेनिकल पीलिंग में क्या होता है, आप मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, मशीन का उपयोग जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन भी देखा होगा कितनी छोटी छोटी मशीनें आ गई है। लेकिन अगर बाहर सरफेस में, बाहर कंट्रीज़ में अगर आप जाओ, बाहर देखो तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की मशीनें होती है। जैसे कि इसमें एप्पल, पीच, पाइनएप्पल, टर्निप, कैरेट, पोटैटो, स्वीट ऑरेंज, ये सब की पीलिंग की जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा था क्या, फ्लेम पीलिंग। फ्लेम पीलिंग में भी हमने क्या पढ़ा था, फ्लेम पीलिंग कैसे की जाती है। मैंने आप लोग को बताया था फ्लेम पीलिंग करने के लिए क्या मतलब, आग में, आग की जो फ्लेम होती है, जैसे आग में जब कोयला होता है जो वो हल्का जला होता है तो उसकी आग में पकाना। जैसे कि आग जल रही है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ठंडी के टाइम पे आग जब जल रही है तो आप उसमें पोटैटो डाल दो, अनियन डाल दो, गार्लिक डाल दो। ठीक है, वो क्या, वो टेस्ट कितना अच्छा होता है। कई लोग टोमेटो भी हल्का उसमें फ्लेम करते हैं। ठीक है, तो वो होती है फ्लेम पीलिंग। इसके बाद हम लोगों ने देखा था ले पीलिंग। ठीक है, मैंने आप लोग को ले पीलिंग बताया था, जिसमें कि क्या होता है, हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को जो है हम सॉल्यूशन में ऐड करके फिर उसकी पीलिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन क्या का लेते हैं, 1 to 2% NaOH का लेते हैं। 30 सेकंड से 2 मिनट के बीच में हम उसे रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रूट में हम कौन से फ्रूट लेते हैं, एप्रिकॉट, आंवला, पीच, मैंडेरिन, ऑरेंज। ठीक है, फिर वेजिटेबल में कैरेट, स्वीट पोटैटो लेते हैं। और एक होता है मैंडेरिन प्लांट होता है। ठीक, याद रखिएगा। मेडिसिनल प्लांट जो होता है, ठीक है, वो होता है सफ़ेदा मुसली। कौन सा मेडिसिनल प्लांट होता है, सफ़ेदा मुसली होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर पीलिंग के मैंने टर्म बताए थे जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं लेकिन उतने ज़्यादा भी नहीं। तो मैंने सोचा कि आप लोग को नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कि आप पढ़ रहे हैं तो मैंने आप लोग को बताया था पी शील्ड। ठीक है, पी को जो है शील्ड पीलिंग की जाती है, कैरेट में स्कारपिट पीलिंग की जाती है, और बीन्स में कौन सी, स्निप्ड पीलिंग की जाती है। ठीक है, और इंफ्रारेड पीलिंग किस में की जाती है, इंफ्रारेड पीलिंग की जाती है टोमेटो एंड एप्पल में की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसके बाद एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद हमने जो किया था वो क्या था, ब्लांचिंग था। ठीक है, तो ब्लांचिंग में भी हमने क्या पढ़ा था कि एक एंजाइम होता है। ठीक है, उसको एक्टिवेट करना। ठीक है, इनएक्टिव फॉर एंजाइम दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का मतलब मैंने आप लोग को बताया था, एक तरह का क्या होता है कि अपर लेयर को ही एक तरह से रिमूव किया जाता है। मतलब कि उसे नहीं, उसकी एंजाइमिक जो एक्टिविटी होती है ना, उसे स्लो डाउन करना। ठीक है, याद है, मैंने आप लोग को कल अच्छे से बताया था कि एंजाइमिक एक्टिविटी कितने प्रकार से की जाती है। मतलब ठीक है, ब्लांचिंग जो है वो कितने टाइप से की जाती है।
तो मैंने कल सबसे पहले ब्लांचिंग आप लोग को क्या बताया था कि इसकी एंजाइमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करना। तो इसमें जो हम जिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं तो उसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा होता है? वो एंजाइम होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज होता है। ठीक है, वो एंजाइम कौन सा होता है? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। देखो यहाँ पर जब हम एंजाइमिक एक्टिविटी करते हैं, ब्लांचिंग जो करते हैं उसे एक तरह से क्या कहा जाता है? हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। ब्लांचिंग को ही एक प्रकार का हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, जिसमें कि हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे ही करते हैं। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे के ऊपर अगर कर रहे हैं तभी हम ब्लांचिंग करते हैं, जो कि मेनली ब्लांचिंग जो है मेनली किस में करते हैं? वेजिटेबल्स में करते हैं। जो कि फ्रूट्स में अगर कर रहे हैं ब्लांचिंग, फ्रूट्स में भी होती है पर वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही ब्लांचिंग होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्लांचिंग जब आप करते हैं तो ब्लांचिंग करते टाइम आप जब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब ब्लांचिंग प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कितने मिनट लगते हैं? 6 मिनट। कितने मिनट लगते हैं? 6 मिनट लगते हैं, याद रखिएगा ये भी। उसके बाद में कौन सा मिनरल होता है जो कि उसमें ऐड कराया जाता है? ठीक है, ब्लांचिंग के टाइम पे जो मिनरल ऐड किया जाता है वो कौन सा होता है? Na होता है, ये याद रखिएगा। और कौन से विटामिन होते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है? मतलब कौन से विटामिन होते हैं तो जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन बी एंड सी। सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है विटामिन सी। ठीक है, याद रखिएगा, जो 10 to 50% अफेक्ट होता है। चलिए इसके आगे फिर हम लोगों ने क्या लगता है यहाँ का पेज फिर हट गया, चलो छोड़ो, मैं आप लोग को ऐसे बता देती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ठीक, मैंने आप लोग को बताया था पैरा बॉइलिंग एक्टिविटी होती है, स्काल्डिंग होती है और प्री कुकिंग होती है। ठीक है, ये तीनों सेम ही प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इसके टाइम वगैरह भी बताया था। फिर उसके बाद में मैंने आप लोग को बताया था कार्बोनेशन। कार्बोनेशन 2 मिनरल्स के जुड़ने से बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, याद रखिएगा इसे लिक्विड प्रेजेंस हेल्प इन कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था प्री कूलिंग। ठीक है, प्री कूलिंग जब हमने पढ़ा था तो प्री कूलिंग में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? वो 3 टाइप से की जाती है, रूम कूलिंग, हाइड्रो कूलिंग और वैक्यूम कूलिंग। तो रूम कूलिंग जो होती है वो कॉमन होती है, नॉर्मल होती है। ठीक है, मोस्टली कॉमन मेथड जो होती है वो रूम कूलिंग होती है। हाइड्रो कूलिंग जो होती है वो कॉमन मेथड होती है, जो कि वाटर प्रोसेस पे की जाती है। और वहीं पर जो वैक्यूम कूलिंग होती है वो रैपिड मेथड होती है। कौन सी होती है? रैपिड मेथड में होती है, याद रखिएगा। जो कि वैक्यूम कूलिंग के लिए एक और सवाल पूछा जाता है, वो क्या कि ये किस में मेनली की जाती है? किस में की जाती है? ये की जाती है लीफी वेजिटेबल्स में। किस में? लीफी वेजिटेबल्स में की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ वैक्यूम कूलिंग को ही क्या कहा जाता है? मॉडर्न सिस्टम ऑफ वेजिटेबल्स कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। प्री कूलिंग के लिए टेम्परेचर मैंने रिक्वायर्ड बताया था, तो ये टेम्परेचर मैंने यहाँ पर पहले ही आप लोग को शो कर दिया है। देखिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स पे 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेट एंड ग्रेप एंड पी पे 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हमने ब्राउनिंग पढ़ा था। ब्राउनिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें भी क्या होता है? इसमें 2 एंजाइमेटिक ब्राउनिंग पाई जाती है। एंजाइमेटिक होती है और एक नॉन एंजाइमेटिक होती है। एंजाइमेटिक में क्या होता है? वो ड्यू टू पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेशन में होता है। और जो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है उसमें क्रिमलाइजेशन होता है। क्या होता है? क्रिमलाइजेशन होता है, जो कि शुगर हीट ब्राउनिश। मैंने आप लोग को बताया था जब आप शुगर हीट करते हैं तो कैसे कलर चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो वो कलर चेंजिंग जो प्रोसेस होती है उसे क्रिमलाइजेशन कहा जाता है, एक तरह से क्रिमलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब एंड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को वैसे भी क्या कराया था? डीग्रेनिंग करवाया था, क्यूरिंग करवाया था, वैक्सिंग करवाया था। वैक्सिंग के मैंने आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, डीग्रेनिंग मैंने आप लोग को बताया था। डीग्रेनिंग का मेन पर्पस क्या होता है? इसमें डीग्रेनिंग हम कैसे करते हैं? इसका मेन हम ये करने का ही मेन पर्पस होता है, जो वो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, उसे डिटैच करना। ठीक है, डिटैचमेंट कर देना, उसे हमें क्या कहते हैं? उसे हम डीग्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डीग्रेनिंग जो की जाती है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे जब ये यूज़ की जाती है तो इसमें हम एक मिनरल ऐड करते हैं। ठीक है, एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसे इथरेल कहा जाता है। ठीक है, इथरेल में क्या होता है? उसे हम यूज़ करते हैं 20 to 50 ppm पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में जो डीग्रेनिंग की जाती है वो मेनली बनाना, मैंगो, सिट्रस, टोमेटो पे की जाती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब आपका मैंगो ग्रीन रहता है, जब आपका बनाना ग्रीन रहता है तो आप लोग क्या कहते हैं? उसे बाहर रख दो। तो हम लोग वो नेचुरल तरीके से उसके 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 1 नाइट हम उसमें डीग्रेनिंग प्रोसेस अंदर ही अंदर होने देते हैं।
लेकिन वहीं पर जब आपको वही प्रोसेस आपको केमिकल के थ्रू जल्द करवानी है, ठीक है, जैसे आपको कुछ ही मिनटों कुछ ही घंटों में करवानी है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, एक केमिकल का यूज़ करते हैं जो होता है इथरेल होता है, ठीक है, वो 20 to 50 ppm उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें बेस्ट टेम्परेचर पूछा जाता है, जैसे इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पर इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो यूज़ की जाती है वो 85 to 90% की जाती है, ठीक है। और जो CO2 होता है वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है, नॉट मोर देन 1%। क्यूरिंग मैंने आप लोग को बताया था, क्यूरिंग जो की जाती है वो प्रोवाइड स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए की जाती है ट्यूबर एंड बल्ब स्टीम में। उसे हाई टेम्परेचर पे किया जाता है अनियन, गार्लिक, कसावा पोटैटो, स्वीट पोटैटो जैसे। इसमें वैक्सीन का मैंने आप लोग को बताया था, वैक्सीन का मेन पर्पस क्या होता है, वैक्सीन करने का होता है रेड्यूस ट्रांसपीरेशन, ठीक है, जो उसके ट्रांसपीरेशन रेड्यूस करने के लिए हमें वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन वर्ड मैंने आप लोग को बताया था, एक एंग्लो सेक्सो वर्ड, याद रखिएगा, वर्ड वैक्स के लिए है, एंग्लो सेक्सो वर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसमें लिपिड कंटेंट पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड है, एप्पल में होता है। हाँ, ये याद रखिएगा, वैक्सीन जो होता है वो एप्पल में ज़रूर होता है, ठीक है, हाँ एप्पल में होता है, लेकिन सबसे पहले इसी प्रोसेस को, वैक्सीन प्रोसेस को किस फ्रूट्स में किया गया था, सिट्रस में किया था, सिट्रस में, ऑरेंज में किया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ ये कहाँ किया गया था, सबसे पहले चाइना में किया गया था, 12वीं से 13वीं शताब्दी में किया गया था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेचुरल वैक्स जो होता है, नेचुरल वैक्स जो होता है, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि फ्रूट सरफेस से जो निकलता है, ठीक है, फ्रूट की सरफेस से जो निकलता है वो एक नेचुरल वैक्स होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ब्लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लूम कहा जाता है, ठीक है। फिर स्टोरेज वैक्स होता है, पैकआउट वैक्स बताया, हाई शाइन वैक्स बताया, वैक्स कोटिंग बताया। स्टोरेज वैक्स कैसा होता है, लॉन्ग टाइम स्टोर, जब आप किसी फ्रूट या किसी वेजिटेबल्स को आपको लॉन्ग स्टोरेज में जो एक रिक्वायरमेंट, उससे भी ज़्यादा आपको अगर उसे स्टोर करना है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज वैक्स यूज़ करते हैं। और पैकेजिंग के टाइम पे जो वैक्स यूज़ होता है उसे पैकआउट वैक्स कहते हैं, ठीक है। और वहीं पर जब आप कोई फ्रूट्स देखते हो, दूर से देखते हो, बोलते हो वाह यार ये तो बहुत शाइन कर रहा है, ये मतलब अच्छा है ये, तो इसे लेना चाहिए, तो वो क्या होता है, वो हाई शाइन वैक्स होता है, ठीक है, जो कि उसमें लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर वैक्स कोटिंग होती है, याद रखिएगा, जो वैक्स कोटिंग होती है वो कितने पे की जाती है, उसकी कोटिंग जो होती है, वैक्स की कोटिंग की जाती है जब फ्रूट्स में, तो वो लेस देन 0.3 पे की जाती है, याद रखिएगा, लेस देन 0.3 पे की जाती है उसकी कोटिंग, ठीक है। इसके बाद में मैंने आप लोग को बताया था कॉमर्शियल अवेलेबल वैक्स बताया था, ठीक है, जो रेनॉक्स होता है, इक्लिप्स होता है, फिर कोकोन होता है, एंटी स्ट्रेस 500 होता है। नेचुरल मेथड बताया था कसावा के साथ में, ठीक है, जो मैंने कसावा के साथ में आपको एक तरह से नेचुरल मेथड बताया था, तो वो भी की जाती है, तो वो भी याद रखिएगा। चलिए देखिए, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, ये सब मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था, फिर अभी मैंने ये सब आप लोगों को एक बार रिमाइंड करवा दिया। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को प्रिजर्वेशन के बारे में कुछ बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि जो प्रिजर्वेशन होती है, जो प्रिजर्वेशन जो की जाती है उसमें 4 टाइप से की जाती है, ठीक है। एक लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, रिमूवल मॉइस्चर, ठीक है, और एक केमिकल, याद रखिएगा। तो अब हम इन सब चारों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन के कुछ होते हैं 4 टाइप्स के, अब हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, प्रिजर्वेशन, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू समझा रही हूँ, तो अगर हो सके तो आप भी वही चार्ट बना के करिएगा, इससे क्या होगा ना कि आसानी होगी आप लोगों को याद रखने में, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले होता है लो टेम्परेचर, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले होता है लो टेम्परेचर, फिर उसके बाद में लेते हैं हम क्या, हाई टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद में क्या लेते हैं, हाई टेम्परेचर लेते हैं। ये चार्ट मेनली इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे भी। फिर होता है रिमूवल मॉइस्चर, रिमूवल मॉइस्चर, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है केमिकल, ठीक है। तो चलिए इन प्रोसेस को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये हमने बना दिया कॉलम, ठीक है, ये बन गए अलग अलग टाइप के कॉलम,
चलिए अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लो टेम्परेचर में होता है सबसे पहले रेफ्रिजरेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेशन होता है, फिर फ्रीजिंग होता है, फिर क्रायो फ्रीजिंग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन याद पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या, सबसे पहले होता है रेफ्रिजरेशन जो होता है इसमें याद रखिएगा, इसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो कितना रिक्वायर्ड होता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, लिख लीजिएगा, लेस देन 0.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे इसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और हाँ, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में इसका टेम्परेचर अलग होता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में जो इसका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में इसका टेम्परेचर होता है 3.5 टू 7.5 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, 3.5 टू 7.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद में ऐड करिए फ्रीजिंग, इसके बाद में ऐड करिए फ्रीजिंग, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, फ्रीजिंग करना है। तो फ्रीजिंग में भी क्या होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, मतलब माइनस डिग्री सेल्सियस, समझ लीजिए कि माइनस में अगर आप टेम्परेचर रख रहे हैं तो फ्रीजिंग में क्या होता है, माइनस में ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। माइनस अब आप जब फ्रीजिंग कर रहे हैं तो उसमें माइनस में ही टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड जो फ्रीजिंग की जाती है, स्टैंडर्ड लेवल पे की जो जाती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर अलग होता है। स्टैंडर्ड जो फ्रीजिंग की जाती है उसका टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है, माइनस, देखो मैंने कहा ना माइनस में होना चाहिए, -18 टू -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -18 टू -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, याद रखिएगा। क्रायो फ्रीजिंग में भी जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, अब इसके एक सेकेंड है, इसको थोड़ा हम, भाई तुम शिफ्ट हो जाओ यार, ठीक है, ये यहाँ चले जाओ, तो हम लिखते हैं नीचे, चलिए लिखिए, क्रायो फ्रीजिंग होती है। फिर उसके अंदर जो क्रायो फ्रीजिंग जो होती है इसमें भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वो भी माइनस, वो तो भाई सबसे लो जो होता है, सबसे ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर होता है वो इसे ही कहा जाता है, ठीक है, 196 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। क्रायो फ्रीजिंग में कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, याद रखिएगा, ड्यू टू, इसमें नोट करिए, मैं बोल रही हूँ, आप लिखिए यहाँ पर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, इसमें नोट करिएगा क्रायो फ्रीजिंग में इसे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे लिखिए, अब हाई टेम्परेचर में आइए। अब हाई टेम्परेचर में भी क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर किया जाता है तो हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो पास्चुराइजेशन नोट करिए, पास्चुराइजेशन में जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है 80-100 डिग्री सेल्सियस, कितना, 80-100 डिग्री सेल्सियस होता है, कितने मिनट के लिए होता है, 30 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए होता है, 30 मिनट के लिए होता है, याद रखिएगा। इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके लिए, इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ये हो गया पास्चुराइजेशन हो गया। अब होता है स्टेरिलाइजेशन, क्या होता है अब इसके बाद, स्टेरिलाइजेशन होता है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 121 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। लो टेम्परेचर मतलब कि माइनस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर मतलब कि भाई 100 के ऊपर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, 121 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, ये भी कितने मिनट तक, 30 मिनट तक, कितने मिनट तक, 30 मिनट तक होता है, ठीक है। इसके बाद में ये क्यों किया जाता है, ये याद रखिएगा, देखिए, डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, परमानेंट मेथड, ये इसे कहा जाता है, परमानेंट मेथड कहा जाता है साथ ही साथ। और ये क्यों की जाती है, डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए की जाती है। और साथ ही साथ इसमें लिखिएगा ये परमानेंट मेथड है, डिस्ट्रॉय टू ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, या इसको अच्छे से याद रखिएगा, मैं लिखा नहीं रही हूँ, लिख लीजिएगा, डिस्ट्रॉय और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये
कौन सी मेथड है, परमानेंट मेथड है, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे रिमूवल मॉइस्चर। क्या पढ़ेंगे हम, रिमूवल मॉइस्चर को रिमूव करना, ठीक है। चलिए रिमूवल मॉइस्चर में सबसे पहले लिखिए ड्राइंग। सबसे पहले क्या किया जाता है, ड्राइंग किया जाता है, ठीक है। ड्राइंग में भी हम क्या पढ़ेंगे, ड्राइंग में लिखिए, ड्राइंग लिखिए। ड्राइंग में भी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ड्राइंग नेचुरल, मतलब जो ड्राइंग जो प्रोसेस है, ये जो मॉइस्चर रिमूवल करने की जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले आता है नेचुरल, फिर होता है कंप्लीट रिमूव मॉइस्चर, फिर परमानेंट, ये परमानेंट मेथड भी कहा जाता है इसे, कंप्लीट रिमूव ऑफ मॉइस्चर किया जाता है इसमें, ठीक है। याद रखिएगा, ये पॉइंट को नोट करते चलिए, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा नहीं सकती मैं, यहाँ पर जगह नहीं उतनी, मैं लिखा आपको बोल के बता रही हूँ, आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। नेचुरल मेथड है सबसे पहले, ये कंप्लीट रिमूव ऑफ मॉइस्चर है, परमानेंट मेथड है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है डिहाइड्रेशन। फिर क्या आता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन याद रखिएगा। डिहाइड्रेशन में भी क्या, डिहाइड्रेशन जो की जाती है वो आर्टिफिशियल है, कौन सी, आर्टिफिशियल की जाती है। उसके बाद में इसमें क्या किया जाता है, कुछ अमाउंट मॉइस्चर इसमें रिमूव होता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है ना, कुछ अमाउंट से जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव होता है, याद रखिएगा। कंप्लीट रिमूव मॉइस्चर किस में होता है, ड्राइंग में होता है, और कुछ अमाउंट में जो होता है मॉइस्चर रिमूव वो डिहाइड्रेशन में होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। केमिकल आप लिखिए। केमिकल में क्या होता है, क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है, ठीक है। केमिकल में जो क्लास 1 होता है, क्लास 1 नोट करिए। क्लास 1 जो होता है वो सॉल्ट, शुगर, स्टाइज, हनी, विनेगर, ऑयल, इनको लिया जाता है। क्लास 1 में ये केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और वहीं पर क्लास 2 में जो होता है वो सोडियम बेंजोएट, ठीक है। कलर के लिए, जो कलर के लिए किया जाता है, मतलब कलर के लिए जो किया जाता है, सोडियम बेंजोएट किया जाता है, और KMS किया जाता है, याद रखिएगा। लेस कलर्ड के लिए किया जाता है, मतलब लेस कलर्ड के लिए, ठीक है। इनको याद रखिएगा। क्लास 1 में, क्लास 2 में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लास 2 में मैंने आप लोग को क्या बताया, जो केमिकल लिया जाता है वो सोडियम बेंजोएट होता है, कलर करने के लिए होता है, और KMS जो होता है वो कलर कम करने के लिए होता है। वहीं पर क्लास 1 में मैंने आप लोग को बताया था सॉल्ट, शुगर, स्टाइज, हनी, विनेगर, ऑयल। बस ये है हमारे टेम्परेचर, ये हमारा प्रिजर्वेशन टेम्परेचर ख़त्म होता है। ये मैंने नॉर्मल सी प्रोसेस मैंने आप लोग को बता दी है, जो हाँ एक लेवल पे जैसे AFO जैसे एग्ज़ाम्स में पूछी जाएगी, नाबार्ड जैसे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले जब मैंने कल आपको जो सब बताया वो ICRGRF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सबके ICRGRF एग्ज़ाम अभी है, तो अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, जेली। जेली में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिए जेली। क्या पढ़ेंगे, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जेली, ठीक है। जेली में मुझे बताइए, जेली में जो मिक्सचर लिया जाता है वो किस चीज़ का होता है, जेली जो मिक्सचर होता है वो किस चीज़ का होता है। जेली मिक्सचर जो होता है वो होता है शुगर प्लस पल्प। ये होता है सेमी सॉलिड, क्या होता है ये, सेमी सॉलिड होता है। कैसा होता है ये, सेमी सॉलिड होता है, और साथ ही साथ सेमी परमेबल। याद रखिएगा, सेमी सॉलिड होता है, फिर सेमी परमेबल होता है। शुगर एंड पल्प का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हाँ, शुगर एंड पल्प का मिक्सचर यूज़ करने पे आप लोग ये बताइए शुगर का TSS कितना होना चाहिए। शुगर का TSS पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। शुगर जो TSS यूज़ किया जाता है वो 75 ब्रिक्स किया जाता है। कितना TSS यूज़ किया जाता है, 75 डिग्री ब्रिक्स किया जाता है। कितना, 75 डिग्री ब्रिक्स यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। और वहीं पर जो पल्प होता है वो कितना यूज़ किया जाता है, वो 45% यूज़ किया जाता है। कितना, 45% यूज़ किया जाता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, इनको अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। किन दोनों का मिक्सचर लिया जाता है, जेली बनाने में लिया जाता है शुगर एंड पल्प का मिक्सचर लिया जाता है। ये सेमी सॉलिड होता है, सेमी परमेबल होता है। इसके बाद में जो जेली जो बनाई जाती है, तो जेली बनाने के लिए हम किस फ्रूट का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, गुआवा का। जेली जो बनाई जाती है तो जेली बनाने के लिए हम करते हैं गुआवा का उपयोग। क्या किसका करते हैं, गुआवा का करते हैं। तो वो भी कितना, 0.5 to 1%, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी जो होता है 0.5 to 1% यूज़ किया जाता है। मेजर्ड किससे किया जाता है, मेजर्ड बाय पैक्टिन।
मेजर्ड बाय पैक्टिन, ठीक है। मेजर्ड बाय पैक्टिन जो किया जाता है वो किस यंत्र से किया जाता है, वो किया जाता है जेलोमीटर से। जेली जो मेज़र किया जाता है, जेली में जो पैक्टिन मेज़र किया जाता है वो जेलोमीटर से यूज़ किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। शुगर इज़ एडेड अकॉर्डिंग टू पैक्टिन कंटेंट, याद रखिएगा, इसे भी पूछा जाता है। शुगर इज़ एडेड अकॉर्डिंग टू पैक्टिन कंटेंट। अल्कोहल टेस्ट किया जाता है, अल्कोहल टेस्ट कैसे किया जाता है, पैक्टिन, ठीक है। पैक्टिन जो गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, याद रखिएगा, पैक्टिन जो होता है वो गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। वहीं पर क्या बताया मैंने अभी आप लोगों को, पैक्टिन गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है। और वहीं पर गैलेक्टोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। फिर उसके बाद में जो पैक्टिन में एंजाइम यूरेनेज डाला जाता है, ठीक है। एंजाइम यूरेनेज डाला जाता है। एंजाइम कौन सा डाला था, यूरेनेज डाला जाता है। फिर क्या बनता है, पॉलीगैलेक्टो यूरानेज बनता है। क्या बनता है, पॉलीगैलेक्टो यूरानेज बनता है, याद रखिएगा इसे, पॉलीगैलेक्टो यूरानेज बनता है, ठीक है। पैक्टिन को ख़त्म होने से रोका जाता है, पैक्टिन को अगर ख़त्म होने से रोका जाता है तो कैसे, मॉडिफाइड एजेंट के थ्रू, किसके थ्रू, मॉडिफाइड एजेंट के थ्रू रोका जाता है, याद रखिएगा। इसमें जो पीएच रिक्वायर्ड होता है, इसका जो पीएच रिक्वायर्ड होता है वो पीएच कितना होना चाहिए, 3.8, कितना पीएच रिक्वायर्ड होता है, 3.8 होता है। और इसमें एसिड कितना प्रेजेंट होता है, इसमें एसिड होता है 0.5 to 0.7%, इसमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बेस्ट टोरेटिक एसिड होता है, कौन सा होता है, बेस्ट टोराटारिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा, बेस्ट टोराटारिक एसिड होता है इसमें, ठीक है। इसमें कैल्जिन जो होता है, इसकी याद रखिएगा, आप लोग को शायद नाम याद आ जाए, मैं आप लोग को बताती हूँ। कॉल्जिन कौन है यहाँ पर, जिन्होंने 1994 में क्या कलाकारी की थी, हाँ, कॉल्जिन जो है वो कौन है, कॉल्जिन कौन है, कॉल्जिन जो है वो फर्स्ट बायोटेक वैरायटी डेवलपर है। कौन है, जिन्होंने फर्स्ट बायोटेक वैरायटी डेवलप की थी, ठीक है, उसके फ्लेवर सेवर के लिए, याद रखिएगा, फ्लेवर सेवर, कौन सी वैरायटी है, फ्लेवर सेवर। कौन है ये, फर्स्ट बायोटेक वैरायटी डेवलपर, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट बायोटेक वैरायटी डेवलप की है। कौन सी है वो वैरायटी, फ्लेवर सेवर। चलिए ये याद रखिएगा इनको। ये हो गई हमारी जेली में, ठीक है। अब इसके बाद में जेली में एक और कुछ पॉइंट है, जैसे सिनारेजो है और वाइपिंग जेली, ठीक है। सॉरी, क्या हो गया भाई, ठीक है, एक सेकंड ना। चलिए मैंने आप लोग को क्या बताया, सिनारेज एंड वाइपिंग जेली होती है, ठीक है, जो लो पैक्टिन और हाई एसिड के कारण होता है। क्या होता है, सिनारेज एंड वाइपिंग जेली जो होती है, सिनारेज, याद रखिएगा, सिनारेज एंड वाइपिंग जेली जो होती है वो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्यों होती है, मैं लिखा नहीं रही हूँ, लेकिन क्यों होती है, किस लिए होती है, लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। लो पैक्टिन और हाई एसिड के कारण होती है, किसके कारण होती है, लो पैक्टिन एंड हाई एसिड के कारण ये जेली ऐसी होती है, सिनारेज एंड वाइपिंग जेली होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो एसिड होता है, ठीक है, एसिड जो होता है उसका क्या काम करने, इसका जो काम होता है, क्या काम होता है, टेस्ट एंड फ्लेवर, इनहेंस एंड मेंटेन, ठीक है, याद रखिए, टेस्ट एंड फ्लेवर्स को इनहेंस एंड मेंटेन करने का काम किसका होता है, एसिड का काम होता है। एसिड का क्या काम होता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाएगा। जेली में जो एसिड का काम होता है वो टेस्ट को मेंटेन रखना, ठीक है, और इनहेंस मेंटेन रखना, याद रखिए, फ्लेवर को मेंटेन रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जैम, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जैम पढ़ेंगे। जैम में भी बताइए, जैम में जो हम लोग जो इसका कंटेंट लेते हैं, जो मेज़र करते हैं, वो कौन सा होता है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिए, जैम। तो जैम में भी जो हम लेते हैं वो कौन सा होता है, यहाँ पर भी हम जो लेते हैं वो शुगर प्लस पल्प लेते हैं, शुगर प्लस पल्प लेंगे हम यहाँ पर भी, ठीक है, शुगर प्लस पल्प लेते हैं। शुगर जो लेते हैं यहाँ पर मैंने आप लोग को जेली में बताया था कितना लेते हैं, 75 ब्रिक्स लेते हैं, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ कितना लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं
78 डिग्री ब्रिक्स। कितना लेते हैं? 78 डिग्री ब्रिक्स। और जैम का शुगर तो ज़रूर पूछा जाएगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा 78 डिग्री ब्रिक्स लेते हैं, इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो पल्प होता है वो कितना होता है? 45% होता है। इसका जो पल्प होता है ये भी कितना होता है? 45% होता है, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ ऐड होता है, क्या होता है ऐड? इसमें ऐड होता है, जैसे ये यहाँ ऐड कर दिए, अब यहाँ ऐड होता है, क्या होता है इसमें ऐड होता है? एसिड। क्या ऐड हो गया इसमें? एसिड हो गया, जो 0.5 to 0.6% होता है। एसिड जो प्रेजेंट होता है वो एसिड होता तो कौन सा है? कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? साइट्रिक एसिड होता है। 0.5 to 0.6%, याद रखिएगा। कौन सा? साइट्रिक एसिड होता है, जो कि हमारे एप्पल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है, ठीक है, एप्पल में जेली बनाने के लिए। वो कितना होता है? 0.5 to 0.6%, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड टेस्ट में जो होता है टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, बताइए। और इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? अल्कोहल टेस्ट। जो सबसे अंतिम जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? अल्कोहल टेस्ट होता है, सॉलिड होता है, और उसमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अल्कोहल टेस्ट में जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 105 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसे ही एंड टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एंड टेस्ट कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक है। मार्मलेड याद रखिएगा। मार्मलेड में क्या होता है? मार्मलेड में ये जो मैंने आप लोग को बताया है, ये किस में किया जाता है? ये एप्पल, भाई अच्छे से याद रखिएगा, ये किस में किया जाता है? ये एप्पल में किया जाता है। जेली किसकी बनाई जाती है? गुआवा की बनाई जाती है। और वहीं जैम जो बनाया जाता है वो मेनली एप्पल का बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। मार्मालेड में क्या होता है? जो जेली और पिल, जेली को क्या किया जाता है? पिल किया जाता है, तो इसमें क्या होता है? सिट्रस पिल किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो पिल होता है, जो छिलका होता है, एक तरह से छिलका कह लीजिए, उसकी जेली जो प्रिपेयर की जाती है, तो उसके लिए जो ब्रिक्स होता है वो 75 डिग्री ब्रिक्स होता है। और एंड ब्रिक्स क्या होता है? 105 डिग्री ब्रिक्स 1 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड जो होता है याद लिख लीजिएगा इसे, मैंने आप लोग को बता दिया है। जो मार्मलेड में जो जेली पिल होती है उसमें सिट्रस पिल होता है, उसमें TSS जो होता है 75 डिग्री ब्रिक्स होता है, और एंड डिग्री जो होती है टेम्परेचर वो 105 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नोट करिए, चलिए नोट करिए। सॉल्ट एज प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव अगर आप कर रहे हैं, चलिए नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ मैंने लिख के रखा था अपने पास में, चलिए नोट करिए। सॉल्ट प्रिजर्वेटिव नोट करिए 50 to 25%, कितना प्रिजर्व होता है? 50 to 25% होता है। वहीं पर शुगर जो होता है वो कितना होता है? 60 to 65% या 60 to 70%, ठीक है, याद रखिएगा। फिर विनेगर जो होता है वो कितना होता है? विनेगर जो होता है वो एक्टिव एसिड होता है, और ये कितना होता है? 5% होता है एक्टिव एसिड, ठीक है, याद रखिएगा। एक्टिव एसिड कहते हैं, इसमें क्या होता है? एक्टिव एसिड, ठीक है। और फिर अल्कोहल होता है, क्या होता है? अल्कोहल जो होता है वो कितना होता है? 14% होता है। कितना होता है? 14% होता है, ठीक है, ये इनको याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए यहाँ पर जैम ख़त्म होता है, ये जेली भी ख़त्म होती है, और मैंने आप लोग को जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बताया उसमें प्रिजर्वेशन भी एंड हो चुका है, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे नया टॉपिक, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, ये सब अच्छा से रीड करके आइएगा। चलिए ठीक है।